लेट्स स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी का ऐसे लोड होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए गार्डनर pushes a lawn mower through a distance of 20 meter if he applies a force of 20 kg weight। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए चूज़ किया गया है बिकॉज ऑफ दिस 20 kg weight। 20 kg weight को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 kg weight टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन मल्टीप्लाई इट विथ 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी बेसिकली हमें स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करना है तो इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूटन, इसीलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट किया है तो टू रिमेंबर दिस। आगे चलो एग्जांपल नंबर 2, ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक बकेट को होल्ड किया गया है बाय अप्लाइंग ए फोर्स 10 न्यूटन। ही मूव्स हॉरिजॉन्टली ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर बकेट को होल्ड करके वो चल रहा है। तो ये इंसान है, यहाँ पे हो गया बकेट, उसको होल्ड करके 5 मीटर ही इज़ ट्रेवलिंग। देन क्लाइम्स ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। उसके बाद एक सीढ़ी चल रहा है 10 मीटर का, 10 मीटर का एक सीढ़ी है जो इसको चल रहा है। फाइंड द टोटल वर्क डन। अब देखो, जब इनिशियल केस में व्हेन यू आर होल्डिंग द बकेट, बकेट होल्ड करने के लिए किधर फोर्स लगाना होता है? ऊपर। कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। अब पहले कितना चल रहे हैं? 5 मीटर। अब फोर्स और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दोनों पे एंगल कितना है? 90। तो वर्क डन कितना आएगा फॉर द फर्स्ट केस? 0, बिकॉज cos 90 इज 0। वर्क डन के फॉर्मूला ये होता है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंस फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 90, cos 90 विल बी 0, तो वर्क डन 0। और इस वाले केस में जहाँ पे 10 मीटर का एक सीढ़ी है, उस केस में आई विल गेट वर्क डन। तो देखो, इन द सेकेंड केस जहाँ पे मैं सीढ़ी पे चल रहा हूँ, तो यहाँ का पिक्चर थोड़ा ब्लर्ड है। अच्छा ठीक है, आई विल सेंड अ बेटर पीडीएफ, चेक कर लेना, पिक्चर थोड़ा ब्लर्ड है। तो जब बाल्टी में फोर्स लगा रहे हो ऊपर 10 न्यूटन और तुम सीढ़ी भी चल रहे हो ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। कितना सीढ़ी चढ़ा हूँ मैं? 10 मीटर का। सीढ़ी कितना चढ़ा हूँ? 10 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी 10 न्यूटन, सीढ़ी भी चढ़ा हूँ 10 मीटर, बिकॉज बकेट, फिर से कह रहा हूँ, बकेट को होल्ड करने के लिए फोर्स कितना लगाना है? ऊपर 10 न्यूटन। सीढ़ी भी कितना चल रहा है? 10 मीटर। तो वर्क डन विल बी 10 इंटू 10 माने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और थीटा, व्हाट इज दैट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी एंगल इज 0 डिग्री। cos 0 मीन्स 1, तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। तो ये आ गया वर्क डन 100 जूल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 7 मीटर। ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में हुआ है। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ है 7 मीटर का। तो एक चेन लिया है जिसका लेंथ है टोटल 7 मीटर, is kept on the side of a table such that a length of 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली। तो 7 मीटर का टोटल है, उसका 60 सेंटीमीटर साइड से लटक रहा है। यानी इस चेन को जब टेबल पे रखा गया है, तो ये हो गया मेरा टेबल। तो इस 7 मीटर में से कुछ टेबल के ऊपर है, द रिमेनिंग 60 सेंटीमीटर ऐसे लटक रहा है। कितना लटक रहा है? 60 सेंटीमीटर। 60 centimeter such that the length of the 60 centimeter hangs freely from the side of the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. तो इस पूरे चेन का वजन कितना है? 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table where G is this? तो इस पूरे चेन को टेबल पे खींचने के लिए कितना वर्क डन करना होगा? बस, तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखो, ये 7 मीटर नहीं है, 2 मीटर है, सॉरी। द टोटल लेंथ इज 2 मीटर। तो मास ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 मीटर ऑफ द चेन इज 4 kg। इस 2 मीटर का वजन कितना है? 4 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कितना लटक रहा है नीचे? सिर्फ 60 सेंटीमीटर। लेट अस फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस 60 सेंटीमीटर। इसका वेट कितना होगा निकालते हैं। कैसे लगाए निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। हमें पता है 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। तो इतना हमें पता है कि 200 सेंटीमीटर का वेट कितना है? 4 kg। 1 सेंटीमीटर का वेट कितना होगा? 4/200।
तो फिर 60 सेंटीमीटर का वेट कितना होगा? 4 इंटू 60/200, 4 इंटू 60/200 विल गिव मी द रिमेनिंग वेट। तो यहाँ पे काट दो, 4 1 is 4, 4 5 is 20, मैंने 6/5 मैंने 1.2 kg। तो ये आ गया मेरा 1.2 kg। अब इस 1.2 kg यहाँ पे लटक रहा है 1.2 kg। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये 1.2 kg है तो अगर सेंटर ऑफ मास हमें पता चल चुका है, तो ये 60 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ बीच में, यानी 60 के सेंटर में, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। इफ समथिंग इज एट द सेंटर ऑफ दिस, अगर 60 सेंटीमीटर के सेंटर में जाना है तो ये कितना डिस्टेंस होगा? 30 सेंटीमीटर का। तो इस चेन का पूरा मास, 60 सेंटीमीटर का पूरा मास, कितना मास आया था अभी अभी कैलकुलेशन में? इसका मास आया था 1.2 kg। तो ये पूरा मास यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है उसको? अगर चेन को टेबल के ऊपर खींच के लाना है तुम्हें, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? सिर्फ 30 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका तो मास है ही नहीं, द होल मास इज कंसनट्रेटेड हियर ओनली। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा? सिर्फ 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू 1.2 kg। अच्छा, ये तो हो गया मास। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स। तो मास के साथ एक्सेलरेशन भी चाहिए। इस पे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? नीचे जी। तो मास इंटू जी बन गया एक्सेलरेशन, यानी मान लो 10 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 30 सेंटीमीटर। तो 30/100 हो गया मीटर में। दिस इज योर वर्क डन। ये आ गया वर्क डन। 12 इंटू 0.30, 3.6। इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0 0 0 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3.6 joule। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg and specific gravity 3 lying at the bed of a lake through a height of 5 meter। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं, पहले देख लो। A force of this is applied on a body which is sliding over a floor. If the body is displaced through this, how much work is done? Obviously force given है, displacement given है, तुम्हें work done निकालना है। work done क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों? बिकॉज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का टेक्निक क्या था? आई का कोफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ आई का कोफिशिएंट। एक सेकंड लिख के देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। डॉट प्रोडक्ट का टेक्निक एक ही बार दिखा रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टेक्निक में होंगे। मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका करना है हमें डॉट प्रोडक्ट। इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट में क्या करना है? आई के साथ आई वाला जाएगा, तो ए इंटू एक्स प्लस नो आई कैप, वाई इंटू बी, नो जे कैप प्लस जेड इंटू सी, नो के कैप। बस दिस इज योर आंसर। बिकॉज सिंस इट इज़ ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ना आई रहेगा, ना जे रहेगा, ना के रहेगा, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी विदाउट एनी डायरेक्शंस। तो पहला वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। फिफ्थ, तुम्हें फोर्स गिवन है, तुम्हें पता है द पॉइंट मूव्स फ्रॉम दिस, इससे इस पे गया है। अच्छा, पहले था वो कहाँ पे? 1 2 -3 पे। मिटा देते हैं पहले वाला। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, याद रखना, बाकी मिटा के फिर से कर रहा हूँ। इन द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले ऑब्जेक्ट था एट 1 2 -3। ऑब्वियसली ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। वहाँ से कहाँ चला गया वो? एट 2 0 5 -5, 2 0 -5 पे गया है। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप
माइनस 5 k कैप। अब ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें तो क्या चाहिए वर्क डन पे? वर्क डन पे हमें चाहिए फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या होगा? 2i से 1i माइनस होगा, 2i से 1i जाएगा तो सिर्फ i रहेगा, 0j से 2j माइनस होगा तो -2j रहेगा, -5 से -3 माइनस होगा तो -5 माइनस ऑफ -3 मतलब प्लस, तो -2k कैप। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके साथ इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, वी विल गेट वर्क डन। Similarly, question number 6. A particle is acted upon by a constant force of this and this is displaced from this to this. Find the total work done by these forces. ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो पहले इन दोनों फोर्सेस का टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकालोगे? F1 प्लस F2। ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है। मान लो तुम्हारे बॉडी पे 3 न्यूटन भी एक्ट कर रहा है, तुम्हारे बॉडी पे 4 न्यूटन भी एक्ट कर रहा है, तुम्हारे बॉडी पे टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 7 न्यूटन। वही का करना है। यू हैव F1, यू हैव F2, तो F1 प्लस F2 निकाल लो। बस ये हो गया तुम्हारा फोर्स, और दो पॉइंट्स के बीच में माइनस कर दो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस टेक्निक के जैसा। देन लास्ट क्वेश्चन, मैन वेइंग 50 kgf। kgf को कैसे कन्वर्ट करोगे? kgf विल अगेन गेट मल्टीप्लाइड विथ 9.8। वो सेम kg वेट जैसा कॉन्सेप्ट है, 9.8 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम न्यूटन। A man weighing 50 kgf supports a body of 25 kgf on his head। तो एक इंसान है जिसका खुद का वेट है 50 kgf, यानी 50 इंटू 10 मान के चल लो, 10 यानी 500 न्यूटन उस पर खुद का फोर्स है। ही इज सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 25 kgf ऑन हिज हेड। अपने हेड पे कितना वेट लेके बैठा है? 25 kgf, यानी उसके नीचे कितना वेट लग रहा है? फिर बास्केट का वेट कितना है? 25 इंटू 10 न्यूटन। इंसान का खुद का वेट कितना है? 500 न्यूटन। वो किधर एक्ट कर रहा है? दैट इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इंसान का खुद का वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। कितना एक्ट कर रहा है? 500 न्यूटन। बास्केट का वेट कितना है? 250 न्यूटन। वो भी नीचे एक्ट कर रहा है। what is the work done when he moves a distance of 20 meter up an incline of 1 in 10? तो इस पे टोटल फोर्स नीचे कितना लग रहा है? 750 न्यूटन। अब इस डायग्राम को थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लो। ये हो गया इंक्लाइन, ये हो गया इसका एंगल थीटा। अब यहाँ से इंसान जा रहा है ऊपर, तो ही इज़ वॉकिंग अप विथ अ बास्केट इन इट्स हेड। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है टोटल? 750, बिकॉज ये तो ग्रेविटी लगा रहा है, तो ये स्ट्रेट नीचे लग रहा है 750। अगर इधर 750 लग रहा है तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, दूसरा कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। दिस इज 750 न्यूटन, तो दिस इज 750 कॉस थीटा एंड दिस इज 750 साइन थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। कितना हो रहा है? 20 मीटर। तो हमें इतना, तो फिर इस 750 न्यूटन, दिस 750 न्यूटन और दिस 220 मीटर, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द एंगल? इन दोनों के बीच में 180 डिग्री। दोनों टोटली ऑपोजिट है, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो इंसान फोर्स कितना लगा रहा है? अगर उसको ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली उसको 750 साइन थीटा को काउंटर करना है, बिकॉज यही इसको नीचे खींच रहा है। तो ऊपर जाने के लिए तुम्हें 750 साइन थीटा को काउंटर करना है, यानी कितना मिनिमम लगाना होगा? 750 साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 मीटर इंटू व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 इंटू कॉस 180।
इक्वल्स टू 750 साइन थीटा में पता है 750 इंटू साइन थीटा का वैल्यू है 1/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटू 20 इंटू कॉस 180 मतलब -1। तो इसका आंसर आएगा 75 इंटू 20 इंटू -1। बस तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर 0 0 15 जूल -1500 जूल का वर्क डन होगा। ठीक है, तो उन लोगों ने 9.8 लेके किया है 9.8, दैट्स वाई 1470, बट तुम्हारा आंसर 1500 आएगा। ठीक है, और आंसर नेगेटिव होगा बिकॉज यू आर डूइंग वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो ग्राफ के क्वेश्चन है, वो खुद से ट्राई करना बिकॉज ग्राफिकल क्वेश्चन पे क्लास में बहुत बार हो चुका है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये वाला क्वेश्चन कि a man pushes a trunk on a railway platform which is a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meters. एक बार देख लो फिर से। इसका ग्राफ तुम्हें खुद से बनाना है, फिर सॉल्व करना है। A woman pushes a trunk on a railway platform which is a rough surface. तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक रफ सरफेस है, तो ये रफ सरफेस हो गया। इस पे पुश करें एक ट्रंक को जिसका खुद का वेट है, अच्छा, शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो वो कितना फोर्स अप्लाई करे इसको पुश करने के लिए? 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितने डिस्टेंस पे टोटल ट्रेवल कर रही है? 10 मीटर। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। 10 मीटर के बाद शी यहाँ इससे यहाँ तक लेके आ गया विथ व्हाट फोर्स? 100 न्यूटन। अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब यहाँ से 10 मीटर लाने के बाद आफ्टर पुशिंग इट 10 मीटर, यहाँ से मान लो मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, आफ्टर पुशिंग इट फॉर 10 मीटर, अब उसके बाद यहाँ तक तो मैं लेके आ गया 100 मीटर में पूरे जोश में। उसके बाद आई एम गेटिंग टायर्ड, तो आई हैव रिड्यूस्ड माई फोर्स टू 50 न्यूटन फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। द टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 20 मीटर। तो बाकी के डिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया? और 10 मीटर, बिकॉज टोटल 20 मीटर है, तो बाकी के 10 मीटर के लिए मैंने फोर्स कम करके 50 न्यूटन कर दिया। तो यहाँ से ही यहाँ तक आ गया विथ फोर्स व्हाट? 50 न्यूटन। कितना डिस्टेंस? 10 मीटर। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ 50 न्यूटन। पूरे जर्नी, क्योंकि रफ सरफेस है तो पूरे जर्नी में यहाँ से यहाँ तक व्हाट इज़ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ 50 न्यूटन। और फ्रिक्शन अगर बॉडी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, टोटली ऑपोजिट। तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इस चीज़ का, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चाहिए, तो पहले 10 मीटर पे 0 से लेके अप टू फर्स्ट 10 मीटर कितना फोर्स अप्लाई किया था पहले 10 मीटर पे? 100 न्यूटन। तो 100 कांस्टेंट दिया था मैंने, 100। फिर आगे के 10 मीटर पे मैंने क्या किया? फोर्स रिड्यूस्ड टू 50 न्यूटन। अगर यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 50। पहले 10 मीटर तो पूरा 100 दिया, फिर यहाँ से 10 से लेके फर्दर 10 से लेके आगे का 10 यानी 20 मीटर तक आई हैव रिड्यूस्ड माई स्पीड ग्रेजुअली टू 50 न्यूटन। यानी ये ग्रेजुअली डिक्रीज होकर कितने पे आके टिकेगा? 50 पे। देखो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते आके टिकेगा कितने पे? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। और इस पूरे जर्नी में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है? 50, बट इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट। इस पूरे जर्नी पे कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज माय ग्राफ। देखो यहाँ से ग्राफ क्रिएट होता है, तो ये ग्रेजुअली 50 पे आया है, नॉट सडनली 50, ग्रेजुअली 50। तुम 100 पे थे,
फिर तुम टायर्ड हो गए तो धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से 99, फिर 98, फिर 70, फिर 60 करके तुम धीरे धीरे 50 पे आए हो, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज टू 50 न्यूटन। वो हो गया मेरा ग्राफ। अब ऑब्वियसली अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन से एक्सिस पे है, वाई, डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है, एक्स, तो वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस इज नथिंग बट एरिया। तो हमें यहाँ से पहले अगर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स तो इस जगह का एरिया निकालना है, और अगर पूछे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो इस जगह का एरिया निकालना है, बस काम खत्म। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आधा, हाफ पार्ट इज ए स्क्वायर, द रिमेनिंग पार्ट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना खुद से, आई गेस कर पाओगे। आगे क्वेश्चन में जाओ, 2, 3, 4। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी कांस्टेंट है, फाइंड द वर्क डन। तुम्हें यहाँ पे वर्क डन निकालना है फॉर ए डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक का। ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे फोर्स के इक्वेशन में देयर इज ए वेरिएबल, फोर्स के इक्वेशन में वेरिएबल होने का क्या मतलब है, देखो अगर फोर्स के इक्वेशन पे कहीं पे एक वेरिएबल आ रहा है, यानी इफ़ आई चेंज x माई फोर्स चेंजेस। अगर x 1 है तो फोर्स a प्लस बी है, अगर x 2 है तो फोर्स a प्लस ट्वाइस भी है, अगर x 3 है तो फोर्स a प्लस थ्राइस भी है, यानी माई फोर्स इज वेरिएबल। ऐसे फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। नोट्स में दिया हुआ है वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला, तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके d तक, तो 0 से लेके d तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले dx जाएगा a के साथ, फिर dx जाएगा इसके साथ। dx a के साथ जाएगा तो a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx, a कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके d तक, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर जाएगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बहुत बार बोल चुका हूँ ये फॉर्मूलाज याद रखना, x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो वहाँ से आ गया तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद सारे वैल्यूज बैठाओ, माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस खुद से कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये रिलेशन याद रखना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। ये हो चुका है पहले, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई करके इसको m स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे m लिख सकते हैं, m कैंसिल होगा तो वी विल बी बैक टू दिस। m स्क्वायर वी स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंटम स्क्वायर, तो एम वी का होल थिंग स्क्वायर। वहाँ से हमें लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, वहाँ से मिलेगा p इक्वल्स टू रूट ओवर ट्वाइस एम के। ये रिलेशन याद रखना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, bullet weighing 10 gram is fired
with the bullet weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall. तो एक मड का वॉल है, देयर इज ए मड वॉल जिसका थिकनेस है 1 मीटर. बुलेट जो आ रहा है इट इज एंटरिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, और जब बुलेट बाहर निकल रहा है तो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है. लेट अस फाइंड आउट द वर्क डन. यहाँ से यहाँ बुलेट ने कितना काम किया, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स गिवन है नहीं तो इस पे डायरेक्ट नहीं जा सकते. वी विल यूज़ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. बुलेट का मास पता है 10 ग्राम, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी पता है 800, फाइनल वेलोसिटी पता है 100. वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. यहाँ पे बुलेट का मास बिठा दो, फाइनल वेलोसिटी होल थिंग स्क्वायर माइनस हाफ बुलेट का मास डिवाइडेड बाय 1000 kg में लेने के लिए इनिशियल वेलोसिटी होल थिंग स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वर्क डन. अब वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है, वर्क डन आएगा अच्छा निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं. वर्क डन कितना आएगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 100 है, ये 100 का स्क्वायर है तो यहाँ से बचेगा हाफ इंटू 10 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 1000 है ना, तो हाफ इंटू ये काट दो तो 1/100 इंटू 800 इंटू 800 0 0 0 0 10 10 250 माइनस 2 400 3200 3150. ये हो गया वर्क डन. अब हमें इतना पता है वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस 3150. हो गया वर्क डन का फॉर्मूला. अब वर्क डन पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है बुलेट ने, यहाँ से यहाँ, और बुलेट पे फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स ये मड लगा रहा है, रेजिस्टिव फोर्स. तो वही फोर्स निकालना है क्वेश्चन में. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर तो माइनस 3150, देन फोर्स कम्स आउट टू बी 3150 न्यूटन. देख तो आ गया मेरा फोर्स 3150 न्यूटन. अगला क्वेश्चन 16. A shot traveling at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड is able to pierce a plank of 4 सेंटीमीटर thick. तो एक 4 सेंटीमीटर थिक प्लैंक है. बुलेट कितने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, किस वेलोसिटी से बुलेट को छोड़ना होगा. अगर हमें प्लैंक जिसको ब्रेक करना है उसका अगर थिकनेस 9 सेंटीमीटर हो जाए तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी. अब सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ से चेक किया था रेजिस्टिव फोर्स मट का, वैसे यहाँ पे भी सिंस द वुड इज सेम, ये भी वुड है ये भी वुड है तो रेजिस्टिव फोर्स विल बी सेम. तो इस केस में अगर उसको पियर्स करना है तो जस्ट एबल टू पियर्स, ध्यान से देखना, जस्ट एबल टू पियर्स माने तुम यहाँ से बस बाहर जा रहे हो बट योर वेलोसिटी इज 0. सेकेंड केस में भी तुम यहाँ से बस बाहर जा रहे हो, योर वेलोसिटी इज 0. तो हम दोनों केसेस में वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन. केस 1 में वर्क डन क्या होगा, W1 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और W2 सेकेंड केस में भी सेम फॉर्मूला होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब पहले केस में वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड केस में वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंस दोनों केसेस में फोर्स इज सेम तो एफ सेम रहेगा. पहले केस में डिस्प्लेसमेंट 4% हुआ था, सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट 9%, बिकॉज बुलेट बाहर गया ही नहीं है, वो जस्ट वहाँ पे बैठा है, जस्ट पियर्स्ड. तो वैल्यूज बिठा दो,
तो अगर इस पे वैल्यूज डालोगे तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन से हमें मिलेगा फोर्स तो नहीं पता पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 सेंटीमीटर इनटू हाफ बुलेट का मास है, बुलेट का मास नहीं दिया है तो m बुलेट का फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 माइनस इनिशियल पहले केस में था 100, सेकेंड केस में वही f 900 हाफ m, फाइनल यहाँ पे भी 0, इनिशियल नहीं पता, ये निकालना है। अब दोनों साइड में देखो f कॉमन है, इसको भी कैंसिल करना है बिकॉज इसका वैल्यू नहीं पता, mm भी कैंसिल करना है, वैल्यू नहीं पता, तो जस्ट डिवाइड दीज इक्वेशंस। ये आ रहा है 2 से, जस्ट 3 से 4 को डिवाइड करो। जैसे ही 3 से 4 को डिवाइड करोगे जैसे ही इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे f कैंसिल, हाफ m कैंसिल, 100 कैंसिल, बचेगा 4/9 इक्वल्स टू माइनस 100 इंटू 100 बाई यू स्क्वायर। इधर मैं लिख सकता हूँ 4/9, अच्छा इसको लिख सकता हूँ मैं 2/3 होल थिंग स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 100/u होल थिंग स्क्वायर, होल थिंग कैंसिल। यहाँ से अल्टीमेटली मिलेगा u इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 300 बाई ट्वाइस यू का 2 यहाँ पे आ गया, देखो यू यहाँ पे जाएगा तो ट्वाइस यू, 3 जाएगा तो 300, ट्वाइस यू का 2 यहाँ पे आ गया तो 150 मीटर पर सेकेंड, माइनस 150 मीटर पर सेकेंड। बस माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट माइनस का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं बिकॉज वो डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए था? 150। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 150। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन 17। In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed? पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 50 ग्राम। वेलोसिटी कितना दिया है? 200। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया 1000 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा सिर्फ 10%, देखो ओनली 10%, तो 10% ऑफ 1000 यानी 100 जूल। अब हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से साइड चेंज करो, यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, अच्छा आगे वाले क्वेश्चन में जाओ। आगे वाले क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, क्लास में भी एक बार हुआ था बट फिर से देख लो, अगर कन्फ्यूजन रहे तो क्लियर हो जाए। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए रफ पैच फ्रॉम x इक्वल्स टू 0.1 मीटर टू x इक्वल्स टू 2.01 मीटर। तो मान लो ये हो गया रास्ता, फिर आगे एक रफ पैच, फिर उसके बाद रास्ता फिर से ठीक हो गया। तो एक ब्लॉक है जो मास है उसका 1 kg, वो यहाँ पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला रीजन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0.1 मीटर, और यहाँ तक जहाँ तक रफ पैच चल रहा है वो है x इक्वल्स टू 2.01 मीटर। अगर रफ पैच पे जैसे ही ब्लॉक एंटर करेगा, ब्लॉक जैसे ही रफ पैच पे एंटर करेगा, ब्लॉक जैसे ही रफ पैच पे एंटर करेगा, इट विल अंडर गो फ्रिक्शन। तो इस वाले रीजन पे फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन का नाम है रिटार्डिंग फोर्स, ऑब्वियसली वो स्पीड कम कर रहा है।
एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी डिस्टेंस। उसका रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, फ्रिक्शन इज माइनस के बाई एक्स, जहाँ पे एक्स 0.1 से लेकर 2.01 तक है। ऑब्वियसली एक्स फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक एक्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फ्रॉम 0.1 टू अप टू 2.01। के का वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे। व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, तुम्हें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है। अब देखो क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे। अगर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इतना हमें पता है कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमें पता है। अगर ये पता है तो आई कैन राइट दिस, जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट का मीनिंग समझो। अच्छा, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे जाएंगे तो वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई। नाउ व्हाट इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्स है माइनस के बाई एक्स, फोर्स है माइनस के बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो, सिंस एक्स इज ए वेरिएबल, अगर एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, इसका मतलब द फोर्स इज चेंजिंग यानी वेरिएबल। तो अगर फोर्स भी वेरिएबल है तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, ये वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस के बाई एक्स डी एक्स, के एफ माइनस के आई को वहाँ पे ले जाओ तो यू विल गेट दिस, यानी आई कैन राइट इट लाइक माइनस के एक्स डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, प्लस के आई इक्वल्स टू के एफ। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन का लिमिट, ये वाला फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स है ना, तो एक्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0.1 अप टू 2.01, तो लिमिट होगा एक्स का स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1 अप टू 2.01, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1 अप टू 2.01, तो यहाँ पे आ गया लिमिट तक। आगे के इनिशियल को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस के कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ये वाला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is nothing but ln of x, ln of x, ln of x, ln मतलब वो log का फॉर्म, log का बेस e वाले वेरिएंट को ln कहते हैं। तो इसको ln of x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेके 2 तक, तो ये आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is ln of x। सो हाफ मास 1 kg इनिशियल वेलोसिटी 2 था, क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी बस कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था 2, तो वेलोसिटी 2 यहाँ पे बिठा दिया, 2 का स्क्वायर, के का वैल्यू गिवन है, के इज़ 0.5, तो के की जगह 0.5, यहाँ से 2 कैंसिल, बस रहेगा 2 और 4 कैंसिल, 2 माइनस के का वैल्यू 0.5 ln ऑफ x। अब x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो इट विल बी ln ऑफ 2.01 माइनस ln ऑफ 0.1। अब हमें पता है log a माइनस log b इक्वल्स टू log ऑफ a बाई b, तो वहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ a बाई b, तो वहाँ पे लिख लिया ln ऑफ a बाई b। अब इस पार्ट का आंसर आएगा ln ऑफ 20.1, इस पार्ट का आंसर आएगा ln ऑफ 20.1 ऑब्वियसली। अब 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1 अगर करोगे तो कितना होगा 20.1, 20.1 बाई 1, तो इसका आंसर आएगा 20.1। अब ln ऑफ 20.1 को अगर ln को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2.303, तो वही मल्टीप्लाई किया हमने 2.303 के साथ ताकि ln को कन्वर्ट कर सके log बेस 10 में, तो दिस इज log बेस ऑफ 10। तो ये आ गया यहाँ पे log 20 का वैल्यू है 1.303, तो आफ्टर यू कंप्लीट दिस कैलकुलेशन इस पार्ट का आंसर आएगा 1.5, 2 से 1.5 जाएगा 0.5। अब हमें फाइनल स्पीड निकालना है, ये आ गया फाइनल
काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन वैल्यू। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी आई कैन से हाफ m vf² इक्वल्स टू 0.5 जूल। यहाँ से हम vf इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.5 बाई m का मास क्या है 1 रूट, बिकॉज vf का स्क्वायर है, तो वही हमने यहाँ पे किया, तो आंसर आ गया 1। इसके बाद वाले क्वेश्चन में जाओ 21। इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाई 20%, तो लीनियर मोमेंटम अगर पहले p था तो वो अब 20% और बढ़ चुका है। 20% किसका, ओरिजिनल का, ये ओरिजिनल है उसका, और 20% बढ़ गया, तो यानी p प्लस 1/5 ऑफ p यानी 6/5 ऑफ p। तो इनिशियल मोमेंटम अगर p है तो नया मोमेंटम हो गया 6/5 ऑफ p और 60% इंक्रीज्ड। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज। उससे पहले हमें रिलेशन जानना होगा कि काइनेटिक और मोमेंटम का क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन है काइनेटिक इक्वल्स टू p²/2m। तो ये आ गया, सिंस p इज़ अवर ओरिजिनल, तो ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब इंक्रीज इन मोमेंटम बढ़ने के बाद कितना हुआ, 6p/5, 20% ऑफ p/5 और ओरिजिनल पे 20% और इंक्रीज्ड, तो 6p/5। तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी k डैश क्या होगा, p के जगह बिठाओ 6p/5, मोमेंटम की जगह नया मोमेंटम बिठा दो, नया मोमेंटम क्या है 6p/5, मास तो वही है, होल थिंग स्क्वायर, p का स्क्वायर फॉर्मूला में ही है। फिर से कह रहा हूँ p का स्क्वायर इज इन द फॉर्मूला इटसेल्फ। तो अब नया मोमेंटम क्या है 6p/5, तो उसका स्क्वायर। यहाँ पे बिठाओगे तो इसका आंसर आएगा 36/25 p²/2m। अब p²/2m इज नथिंग बट k, तो इसको ओरिजिनल के टर्म्स में लिख लो k। p²/2m हमें ऑलरेडी पता है, उसका वैल्यू है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k। अब पहले निकालो चेंज कितना हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, माइनस करोगे तो 11/25, ये हो गया चेंज। इंक्रीज का फॉर्मूला है चेंज बाय ओरिजिनल, तो चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा, तो चेंज बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इक्वल टू 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसको 300% इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। फिर से काइनेटिक और लीनियर का कॉम्बिनेशन रिलेशन लेते हैं, काइनेटिक इज इक्वल्स टू p²/2m। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, तो इतना हमें पता है कि अगर k इक्वल टू p²/2m तो मोमेंटम इक्वल टू √2m_k। अब काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ा है 300%, 300% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी 3k, 300% मतलब 300/100 इंटू k इक्वल्स टू 3k। अब 3k बढ़ चुका है कितने पे, ओरिजिनल पे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 4k। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 4k, ओरिजिनल का k, नया 3k बिकम्स 4k। दिस इज और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी k डैश। तो फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम यानी p डैश इज इक्वल्स टू √2m k डैश। 2m k डैश का वैल्यू क्या है 4k। यहाँ से अगर इसको बाहर निकाल लोगे, 4 इज ऑब्वियसली स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, तो 4 बन गया 2, अंदर रहेगा 2m k। तो √2m k हमें ऑलरेडी पता है, √2m k मतलब p, ओरिजिनल मोमेंटम, तो उसको यहाँ पे बिठा रिप्लेस कर लो p से, तो हमें नया मोमेंटम मिल गया 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। अब वही वाला फॉर्मूला, पहले चेंज निकालो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज बाय इनिशियल, तो 2p माइनस p/p 100 यानी 100% का चेंज। इसको तो इसके बाद वाला क्वेश्चन 23। A body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane of length 10 मीटर। एक inclined plane है जिसका लेंथ है 10 मीटर, हाइट है 5 मीटर,
एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन, तो फिर पहले ऊपर लेके गए फिर इंक्लाइन प्लेन से नीचे छोड़ दिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल जर्नी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमें कितना क्या 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 पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मास ऑफ द बॉडी 0.3 kg गिवन है, लेंथ 10 मीटर गिवन है, हाइट 5 मीटर गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 गिवन है। अब देखो साइन थीटा नहीं पता, बट क्या हम साइन थीटा निकाल सकते हैं? अगर एक ट्राइंगल हो, एक स्लोप हो जिसका ये वाला साइड 10 मीटर गिवन हो, ये वाला साइड 5 मीटर गिवन हो, and I don't know the theta, so I can easily find sin theta. Sin theta is what? Perpendicular by hypotenuse, यानी 1/2, तो 1/2 यानी sin 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ रहा है? 30 डिग्री, तो थीटा इज 30 डिग्री। अब इस पे सारे फोर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ब्लॉक यहाँ पे है तो mg विल बी डायरेक्ट डाउन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये mg है तो ये mg cos थीटा होगा, यहाँ पे विल बी mg sin थीटा, थीटा टचिंग है इसलिए cos थीटा, तो दिस वन विल बी sin थीटा। अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे है तो ये हो गया F। अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे दोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन। बाकी तो सब हो गया। अब पहले केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो G यानी ग्रेविटी का फोर्स, तो mg sin थीटा इज ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला mg sin थीटा इज ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर जाने में ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन पे ना, ग्रेविटी इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ग्रेविटी अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और ऊपर जाते हुए यू आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए इक्वेशन लिख लो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फोर्स है mg sin थीटा, ग्रेविटी का फोर्स अलोंग द स्लोप, ग्रेविटी का फोर्स अलोंग द स्लोप। डिस्प्लेसमेंट मान लो L, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री, मतलब दोनों ऑपोजिट है। फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, वर्क डन इन अपवर्ड मोशन, ठीक है, व्हेन मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो cos 180 इज -1, तो वहाँ से आ रहा है सामने एक -1, cos 180 इज -1, तो वहाँ से ये सामने का माइनस आ रहा है, दिस माइनस। तो हमें m पता है, g पता है, sin थीटा का वैल्यू पता है, l पता है, l कितना है, ये वाला डिस्टेंस 10 मीटर, तो हमें 10 पता है, दिस वैल्यू बिठाओ, दिस इज द वर्क डन इन अपवर्ड मोशन। अब जब नीचे जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग डाउन, अब ध्यान से देखो नीचे जाने का स्टोरी, इसमें ग्रेविटी के टाइम पे फ्रिक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड, ध्यान रखना, ग्रेविटी के टाइम पे फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है। जब नीचे जा रहे हो देन योर ग्रेविटी का फोर्स इज अभी भी इन दिस डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट अब हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, बिकॉज वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर बीच में एंगल 0 होगा देन cos 0 इज 1, तो सामने कोई माइनस नहीं आएगा, इट विल बी ए प्लस साइन, बिकॉज द फॉर्मूला विल बी Fs cos थीटा, जहाँ फोर्स है mg sin थीटा ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट है L और cos है 0 डिग्री, cos 0 इज़ 1, तो mg sin थीटा L। इसमें भी m का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, sin थीटा पता है, L पता है, इट इज़ एक्जैक्टली द सेम। m 0.3, g 9.8, sin थीटा 0.5, L 10, 0.5 यानी 30, 0.5 यानी हाफ, बिकॉज sin 30 इज इक्वल्स टू हाफ, तो उसको 0.5 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू +14। तो अगर ऊपर जाने में वर्क डन हो रहा है -14, नीचे आने में हो रहा है +14, तो नेट वर्क डन कितना होगा? 0। इसको उल्टा भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सिंस ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो ओवर ए राउंड ट्रिप वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। राउंड ट्रिप मतलब किसी भी मोशन पे जहाँ से शुरू कर रहे हो, अगर घुमा के वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है, देन इन केस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। ये गया पहला केस का, केस 1 का। अब सेकंड केस में देखो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन।
देखो जैसे ही तुम अप्लाइड फोर्स लगाओगे देयर विल बी फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखना फ्रिक्शन का स्टोरी। अब फोर्स लगा रहा हूं मैं इन दिस डायरेक्शन, आई एम ट्राइंग टू पुल इट अप। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है mg sin थीटा से, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है mg sin थीटा से, फ्रिक्शन भी नीचे खींच रहा है fk से। तो मेरा अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड fk, वरना मैं ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। तो ऊपर जाने के लिए माई फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। mg sin थीटा तो mg sin थीटा। नो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। देखो तो नॉर्मल टू द सरफेस कौन है यहाँ पे? ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस का फोर्स, जिसको आर या तो एन कह सकते हैं। इसके ऑपोजिट में कौन है? mg cos थीटा, यानी दिस इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वरना ब्लॉक ऊपर उड़ जाता। तो वहां से आ रहा है म्यू, तो म्यू रहेगा म्यू के यानी तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा, यहाँ से mg कॉमन ले लो, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अब वर्क डन निकालना ही है, तो आ गया फोर्स। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह फोर्स का वैल्यू जो ऊपर से मिला है वही लिख लो। डिस्प्लेसमेंट L, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हो कहाँ से रहा है? यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हो, तो यू आर डिस्प्लेसिंग अलोंग दिस लाइन 10 मीटर, गिवन है 10 मीटर। सारे वैल्यूज यहाँ पे बिठा दो। m g sin 30 थीटा 30 है, म्यू का वैल्यू 0.15 गिवन है, cos 30 10 सॉल्व करोगे वो 18.5 आ गया मेरा वर्क डन। अब सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा है। अब देखो फ्रिक्शन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब तुम ऊपर जाओगे जब तुम नीचे जाओगे बोथ केसेस फ्रिक्शन विल एक्ट। तो अगर सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए, ओनली फ्रिक्शन, और किसी का नहीं सोचना है, तो जब सिर्फ फ्रिक्शन का सोचोगे देन एवरीवन एल्स विल बी नेग्लेक्टेड। तो अब जरा डायग्राम में ऐसा सोचो, अब डायग्राम में ऐसा सोचो कि देयर इज ओनली फ्रिक्शन और कोई नहीं है। तो अगर ओनली फ्रिक्शन है और कोई नहीं है, तो यानी इन सबको भूल जाओ कुछ देर के लिए। ना ये है ना ये है, कोई नहीं है। सो अगर कोई नहीं है सिर्फ फ्रिक्शन है, तो जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा देन फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन। बट फ्रिक्शन कितने टाइम के लिए एक्ट करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऊपर जाते हुए फ्रिक्शन का वर्क डन होगा Fk इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब नीचे आ रहा होगा व्हेन आई विल ब्रिंग द ब्लॉक बैक डाउन, ठीक है, जब मैं ब्लॉक को डाउन पुश करूंगा तब क्या होगा? देखो जब ब्लॉक को तुम नीचे लाओगे तब फ्रिक्शन उल्टा काम करेगा, तो फ्रिक्शन उल्टा मारेगा। बट कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। यानी जब नीचे आओगे तब भी फ्रिक्शन लगाएगा Fk इंटू एल। तो नेट वर्क डन क्या हो गया टोटल जर्नी में ऊपर से लेके नीचे आने तक? W1 प्लस W2, यानी बेसिकली आई कैन से Fk इंटू एल प्लस Fk इंटू एल, यानी ट्वाइस Fkl। वही यहाँ पे हुआ है। फ्रिक्शन का ऊपर से नीचे का टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप, एक बार ऊपर फिर बैक डाउन, टोटल वर्क डन इज ट्वाइस Fkl। और सिंस फ्रिक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, यानी फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो फ्रिक्शन ऐसे, तो इसीलिए 1 माइनस। अब फ्रिक्शन का ऑलरेडी पता है, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू mg cos थीटा म्यू इंटू एन, तो वहाँ पे L सारे वैल्यूज बिठा दो, यू विल गेट द वर्क डन फॉर फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द राउंड ट्रिप? इट विल बी इन तीनों केसेस का वर्क डन इन केस 1 प्लस वर्क डन इन केस 2 प्लस वर्क डन इन केस 3, बिकॉज देखो आंसर 1 2 3 से हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का वर्क डन अगर करोगे तो यू विल गेट द नेट वर्क डन।
यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। पर अगर और सिंपल करना है तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन मूविंग द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। जरा इस पे ध्यान दो, यहाँ पे जाओ, जब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ रहे हो, ध्यान रखना अभी हम इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जा रहे हैं। जब नीचे जा रहे हो तो एम जी साइन थीटा तुम्हें नीचे खींच रहा है। अगर एम जी साइन थीटा तुम्हें नीचे खींचेगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर एम जी साइन थीटा तुम्हें नीचे खींचेगा, अगर नीचे जा रहे हो, डाउन, गोइंग डाउन, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा तुम्हें नीचे लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा। तुम नीचे जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो व्हाट इज़ द नेट फोर्स? ऑब्वियसली मैं नीचे जा रहा हूँ, यानी ये जीत रहा है, तो इससे माइनस करना होगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू एन मतलब नॉर्मल फोर्स, इसके ऑपोजिट में कौन है? एम जी कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ये आ गया मेरा नेट फोर्स। बिकॉज सिंस आई एम गोइंग डाउन तो साइन थीटा विल ऑब्वियसली, एम जी साइन थीटा विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वहाँ से आ गया ये वाला फॉर्मूला फोर्स का, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही एल। तो ये आ गया वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ रहा है? 10.9। वर्क डन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से जो काइनेटिक निकल रहा है और 1 2 3 को ऐड करके जो काइनेटिक निकल रहा है, दैट इज सेम। नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला खुद से करोगे होमवर्क, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 और 9, 10 और 11। पहले 10 देखो। A running man has half the kinetic energy that a boy of half his mass has। तो मैन का मास कितना मान लो, मैन का मास अगर m है तो बॉय का मास कितना हो गया? m/2। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर, यानी मैन का इनिशियल वेलोसिटी जितना भी था, अगर मान लो v है, तो अभी वो कितना हो चुका है? v+1। बस एक ही मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इंक्रीज किया है। एंड देन हैज़ द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय। एक बढ़ाने के बाद इसका मैन का काइनेटिक एनर्जी एंड बॉय का काइनेटिक एनर्जी इज सेम। देन व्हाट वर द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द मैन एंड द बॉय? दोनों का ओरिजिनल स्पीड निकालना है। देखो दो केसेस है इसमें, स्पीड इंक्रीज करने के बाद का केस, इंक्रीज करने से पहले का केस। पहले के केस पे फोकस करो। बिफोर इंक्रीजिंग स्पीड, मैन का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द बॉय, हाफ ऑफ बॉय का काइनेटिक एनर्जी। बॉय का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ बॉय का मास है m/2 इंटू बॉय का वेलोसिटी। ये हो गया पहला इक्वेशन, हाफ हाफ कैंसिल, mv² इक्वल्स टू m/4, सॉरी ये स्क्वायर होगा, mv², v' mm कैंसिल, v का वहाँ पे रूट ले लो तो बचेगा v'/2, यानी v' इक्वल्स टू ट्वाइस v। ये आ गया पहला इक्वेशन, v' यानी बॉय का, दिस इज फॉर मैन। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट केस में जाओ, जब उसने अपना वेलोसिटी 1 बढ़ा दिया,
जब मैन ने अपना वेलोसिटी 1 बढ़ा दिया तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया। तो बढ़ा देते हैं मैन का वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 1 बढ़ा दो तो ये बन जाएगा बॉय के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। बॉय ने अपने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, उसका मास भी सेम है, तो हाफ हाफ कैंसिल, एम एम कैंसिल, यानी v प्लस 1 होल थिंग स्क्वायर इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है v डैश मतलब ट्वाइस v, तो हम लिख सकते हैं v प्लस 1 होल थिंग स्क्वायर इक्वल टू v डैश मतलब ट्वाइस v बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो 2 2 कैंसिल होने के बाद इधर बचेगा सिर्फ v। स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर लो तो इसको लिख सकते हैं हम v स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस v माइनस v इक्वल टू 0। a प्लस बी होते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्वाइस v माइनस v, तो v स्क्वायर प्लस 1 प्लस v इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, इट विल इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये आएगा, या इसको मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा भी लिखने का ट्राई कर सकते हो। इसको मिडिल टर्म कर दो तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो मिडिल टर्म करके इसका आंसर आएगा सही है ना, स्क्वायर का भी मिस किया है, हाँ सॉरी स्क्वायर मिस किया। v डैश का स्क्वायर है ना, तो ट्वाइस v का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस v इंटू ट्वाइस v बाई 2, 2 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे बचेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो v स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस v इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। साइड चेंज करके लेके जाओगे तो उधर को इसको वहाँ पे भेज दो, so it will be v square minus twice v minus 1 equal to 0। अब इसका मिड टर्म कर, मिडिल टर्म करोगे तो इट विल बी v स्क्वायर माइनस v माइनस 1 इक्वल टू 0, v कॉमन v माइनस 1 माइनस अच्छा इसका मिड टर्म तो नहीं होगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो विद दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई होल थिंग स्क्वायर ट्वाइस है। तो इसको अगर इसमें डालोगे तो एक रूट बनेगा तुम्हारा माइनस बी, बी मतलब ये वाला टर्म होता है बी के साथ वाला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, ए मतलब वी स्क्वायर के साथ वाला तो सामने कुछ नहीं है यानी 1, सामने कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू सी माने माइनस 1 बाई ट्वाइस है, तो ये हो गया प्लस 8/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 कॉमन लेके काट दो तो 1 प्लस माइनस रूट 2, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो ये आ गया आंसर v रूट 2 प्लस 1, माइनस वाला नहीं होगा प्लस वाला। तो यहाँ से आ गया इसका आंसर v का आंसर,
एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, तुम लड़के का वेलोसिटी निकाल सकते हो, बिकॉज लड़के का वेलोसिटी क्या था, ट्वाइस ऑफ वी। तो ये मिल गया तो उसका ट्वाइस कर दो, उसका मिल जाएगा। 11 खुद से ट्राई करना, 11 बहुत ईजी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो ये हो गया पेंडुलम। पेंडुलम अगर पेंडुलम है तो ये यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। याद रखना, पेंडुलम कभी भी कंप्लीट रोटेशन नहीं करता है, पेंडुलम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। तो अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, कितना हाइट ऊपर गया है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, बिकॉज ये रेफरेंस लाइन पे है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, h मतलब हाइट, तो 10/100। यही पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक, यही पोटेंशियल ही तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो हम आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चंस है, बट पहले ये वाला देख लो। ए बॉल बाउंसेस टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच बाउंस। तो बॉल यहाँ पे है, ये हो गया पहला बाउंस, उसके बाद वापस ऊपर गया, बट सिर्फ 80% ही जा पाया। यानी पहला हाइट अगर 100 मीटर होता तो अगले बार सिर्फ 80 मीटर जा पाया, यानी सिर्फ 80 मीटर ऑफ द ओरिजिनल हाइट। तो अगर पहले केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो सेकेंड केस में क्या होगा, mg तो mg रहेगा, बट हाइट इज डिक्रीज टू ओनली 80%। तो अगर पहले केस में एज यूज़ कर रहे हो, तो सेकंड वाले, अगर पहले केस में योर एनर्जी इज mgh, तो इन सेकंड केस इट विल बी mg 80% ऑफ एच, बिकॉज तुम उठ ही 80% रहे हो ना, उसका सिर्फ 80% उठ पा रहे हो, तो 80% ऑफ एच। इसको सॉल्व करके 0 दिस। अब फ्रैक्शन कितना लॉस हुआ है, तो पहले चेंज निकाल लो। चेंज मतलब फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि इस केस में डिक्रीज है तो मॉड बिठा के करना, चेंज बाय ओरिजिनल। तो चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज कितना हुआ है 0.8, और यहाँ पे mgh, इससे इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.2। देखो कैसे करना है, 1 mgh minus 0.8 mgh, टेक mgh कॉमन, 1 minus 0.8, इसका आंसर आएगा 0.2। तो वहाँ से आ गया 0.2 mgh। तो चेंज बाय ओरिजिनल आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन। सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन भी, एग्जांपल नंबर 30 भी ध्यान से देख। बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर के हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया है जो इनिशियली रेस्ट में था। इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग। जैसे ये नीचे आके हिट करेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी मिलेगा हमें, उस काइनेटिक का 25% इज लॉस्ट। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, रिमेनिंग मेरे पास है 75% ऑफ mgh, सॉरी, रिमेनिंग मेरे पास है 75%। 25% गुम हो जाएगा तो 75% इज रिमेनिंग, बिकॉज 100% इज द टोटल। तो 75% रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी से ही तो बॉल वापस ऊपर जाएगा जितना जा सकता है, और यही 75% विल कन्वर्ट इनटू न्यू पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट दिस, यही पोटेंशियल तो इस काइनेटिक में कन्वर्ट होगा।
और उसी काइनेटिक का 75% विल कन्वर्ट इनटू द न्यू पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। यही पोटेंशियल इसी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इस काइनेटिक का वैल्यू कितना होगा, इस वाले काइनेटिक का वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू mgh। और इसी mgh का सिर्फ 75% बन जाएगा नया नया पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मान लो कि नया हाइट मेरा एच डैश है, तो नया पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज mgh डैश। तो उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 75% ऑफ mgh। आया समझ में? तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया था काइनेटिक में, तो काइनेटिक का वैल्यू ऑब्वियसली mgh के इक्वल होगा। उसका 25% गुम हो गया, बाकी जो रिमेनिंग 75% है वो नए पोटेंशियल पे काम पे आ रहा है। अब मान लो कि मेरा नया हाइट एच डैश है, तो नया पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh डैश। बट ये पोटेंशियल आया कहाँ से, इस 75% काइनेटिक को कन्वर्ट करके, और 75% काइनेटिक यानी 75% ऑफ mgh। तो mgh डैश इक्वल्स टू 75% ऑफ mgh। ध्यान रखना, हर पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा सेम होगा। तो अगर यहाँ पे mgh है तो इसका वैल्यू भी mgh ही होगा। अगर इसका 25% गुम हो रहा है तो यानी इसी का ही 75% अगले केस में तुम्हें यूज़ कर रहे हो। उसी 75% से हम नया पोटेंशियल तक जाके पहुँचे हैं। नया पोटेंशियल कितना है, mgh डैश, बिकॉज न्यू हाइट इज h डैश। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द न्यू हाइट। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन है। यहाँ तक ही। नंबर 3 खुद से करोगे। तो let us take question number, example number 36. The length of the steel wire increases by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 kg. तो ये वाला भी क्लास में हुआ था। एक स्टील वायर है, एग्जाम्पल नंबर 36, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इनिशियल वायर, ये वाला क्लास में हो चुका है। तो देयर इज़ दिस इनिशियल वायर, जैसे इस पे वेट लगाया गया है 5 kg का, तो वेट नीचे फोर्स कितना देगा, 5g। वायर कितना एक्सटेंड हो चुका है, वायर एक्सटेंड हो गया बाई 0.5 सेंटीमीटर। तो वायर का अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो वो कौन से फॉर्मूला में जाएगा, इट इज़ एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग। कि अगर स्प्रिंग भी यहाँ पे होता, उस पर मैं 5 kg का वेट टांगता तो 5 kg नीचे आ जाता एंड स्प्रिंग वुड एक्सटेंड। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो हम लगाएंगे स्प्रिंग का फोर्स F इक्वल टू kx, वेट का फोर्स F इक्वल टू mg। अब इसी फोर्स की वजह से स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ है, तो mg इक्वल्स टू kx। अगर mg इक्वल्स टू kx हो रहा है देन आई कैन से mg इक्वल्स टू kx एम्प्लाइज x चाहिए मुझे, mg बाई सॉरी k चाहिए मुझे, सो mg बाई x इक्वल्स टू k। तो ये आ गया फॉर्मूला। बस। एंड वर्क डन इज नथिंग बट हाफ kx स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, to simulate car accidents, auto manufacturers studied the collision of moving cars with a mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg. तो एक गाड़ी है, उस मास इज 1000 kg, 1000 kg, moving with a speed of 18 km per hour
ऑन ए स्मूथ सरफेस कोलाइडिंग हॉरिजॉन्टली विद ए माउंटेड स्प्रिंग। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग माउंटेड है, इस पे आके गाड़ी करेगा कोलाइड, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी के का वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो मैं स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा यानी एक्स निकालना है। ऑब्वियसली कार का जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बिकॉज जब एक स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी। तो अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी मतलब इसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पे स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग यानी हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार यानी हाफ एम वी स्क्वायर। फिर से कह रहा हूँ, स्प्रिंग का नेचुरल टेंडेंसी है ऐसे रहना, अगर उसको कॉम्प्रेस करोगे तो इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल टेंडेंसी, उस केस में इट विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, and this potential energy is coming from the kinetic energy of the car. तो this equals to this। बस अगले क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। तो स्प्रिंग इज शोन इन द फिगर हैज अ फोर्स कांस्टेंट। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट गिवन है, स्प्रिंग का कांस्टेंट गिवन है 24 के। The mass of the block attached to it is 4 kg. Initially the block is at rest. The spring is unstretched, मतलब वो relaxed position पे है। The horizontal surface is frictionless. If the constant horizontal force of 10 Newton, अगर यहाँ पे 10 Newton force apply किया जाए, then what is the speed of the block when it has been moved through a distance of 0.5 meter? अगर इस 10 मीटर ब्लॉक को और 0.5 खींचा जाए, then what is the speed of the block when it is moved through a distance of through a distance of 0.5 मीटर। अच्छा, तो 10 न्यूटन, तो ब्लॉक इज मूव्ड थ्रू 0.5 मीटर। अब इफ़ द ब्लॉक इज नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन 0.5 मीटर, तो स्प्रिंग होगा एक्सपांड। अगर स्प्रिंग एक्सपांड हो रहा है तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी, बिकॉज स्प्रिंग का नेचुरल टेंडेंसी यहाँ पे रहना था। अगर एक्सपांड कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी, और तुम्हारे नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट जाओगे यानी स्प्रिंग पे स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर ब्लॉक को मूव करके लेके जा रहे हो तो ब्लॉक पे स्टोर होगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग। तो ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, ये दोनों मिला के विल बी द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। ये काम तुम स्प्रिंग पे कर रहे हो, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू स्प्रिंग का पोटेंशियल प्लस ब्लॉक का काइनेटिक। ये दोनों वर्क कौन कर रहा है घुमा फिरा के? इट इज़ द स्प्रिंग दैट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। तो ये वर्क डन तुम स्प्रिंग पे कर रहे हो। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर, वो होगा स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अगर ब्लॉक 0.5 मीटर आगे जाएगा तो स्प्रिंग भी 0.5 मीटर आगे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0.5। फोर्स कितना लग रहा है? 10। बाकी हाफ मास 4 kg गिवन है, वेलोसिटी वी स्क्वायर, हाफ के गिवन था, डिस्प्लेसमेंट 0.5, वहाँ से वेलोसिटी मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्प्रिंग पे वेलोसिटी कितना लग रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी। डन। Go to the next one। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। तो एक ब्लॉक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। तो ये 1 मीटर का हाइट है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर,
ऑन ए स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 490, जैसे ये ब्लॉक इस पे गिरेगा तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। मान लो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया एक्स। अब अगर यहाँ पे मेरा रेफरेंस लाइन है तो फिलहाल ब्लॉक कितने ऊपर है स्प्रिंग से, एक्स प्लस 1 मीटर। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी हियर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1 प्लस एक्स मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इंटू जी इंटू मास। यही पोटेंशियल जो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी है वही नीचे आते आते ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बनेगा। ब्लॉक जब नीचे आएगा तो दिस पोटेंशियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, और दिस काइनेटिक विल कंप्रेस द स्प्रिंग। और स्प्रिंग का टेंडेंसी कंप्रेस होने का है नहीं, तो स्प्रिंग इज गोइंग अगेंस्ट द नेचुरल टेंडेंसी, यानी इस पे लगेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। अब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो इसी का पोटेंशियल को कन्वर्ट करेगा। तो वी कैन से हाफ के एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट mg1 प्लस एक्स। यहाँ से सॉल्व करो यू विल गेट एक्स। इसको मिड टर्म फैक्टर तुम्हारा जो उसका जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए, इस फॉर्मूला से करना होगा इसको, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म इज a, इस x के साथ वाला टर्म इज b एंड दिस इज योर c। तो इस फॉर्मूला से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों खुद से ट्राई करना एक बार, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 4। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 51, a car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 1 minute. A second crane does the same job in 2 minutes. तो पहला क्रेन 1 मिनट में कर रहा है, सेकंड क्रेन 2 मिनट में कर रहा है। Do the cranes consume the same or different amount of fuel? दोनों क्रेन सेम fuel खा रहा है कि different fuel? और what is the power supplied by each crane? Neglect power dissipation. Basically you have to do, हमें क्रेन 1 और क्रेन 2 का फ्यूल कंजम्पशन चाहिए। फॉर क्रेन 1 एंड क्रेन 2 का फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल किस पे डिपेंड करेगा, कितना वर्क डन होगा। द मोर द वर्क डन द ज़्यादा द फ्यूल। वही निकालने के लिए दोनों केसेस में वर्क डन निकालेंगे। तो अगर कोई भी क्रेन 2000 kg को ऊपर खींच रहा है देन 2000 kg यानी 2000 g फोर्स, और उसको कितना ऊपर खींच रहा है 30 मीटर, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आई नो कि वर्क डन विल बी 2000 g फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x जो है यहाँ पे 30 मीटर। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया है। देखो सो ये हो गया पहले क्रेन का मास 2000, कितना मूव हुआ है 30 मीटर, कितने टाइम पे 1 मिनट। तो पहले क्रेन का वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg जो नीचे लग रहा है, s हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो 2000 इंटू जी का वैल्यू इंटू 30 इक्वल्स टू वर्क डन। सिमिलरली इन द सेकेंड केस ऑफ द क्रेन हम फिर से वर्क डन निकालेंगे, बट सेकेंड केस में क्या है, वही क्रेन है, सेम जॉब कर रहा है बट इन 2 मिनट्स, यानी दिस इज ऑल्सो डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। वही 2000 kg उठा रहा है, कितने डिस्टेंस 30 मीटर। तो सेकेंड केस में भी वर्क डन विल बी सेम, बिकॉज ध्यान से पढ़ो, ए सेकेंड क्रेन डज द सेम जॉब। तो सेकेंड क्रेन भी वही 2000 ग्राम उठा रहा है इन 30 मिनट्स 30 मीटर, 2000 ग्राम 2000 kg 30 मीटर। तो सेकेंड केस में भी वर्क डन वही आएगा। सो इन केस 1 एंड केस 2 वर्क डन इज सेम। अब as both the cranes do the same amount of work so they consume same amount of fuel। अगर दोनों क्रेन सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन भी सेम होगा। अब दोनों केसेस का पावर देखो, इन केस 1 पावर कितना दे रहा है, वर्क बाय टाइम इज पावर, तो वर्क हुआ इतना, टाइम लिया उसने 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, तो पावर आ गया 9800 वाट। इन द सेकेंड केस वर्क डन वही है, सेम है, बट टाइम कितना लिया था सेकेंड केस में 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स, तो वर्क डन इज 4900 वाट। यानी फर्स्ट क्रेन हैज़ मोर पावर कंपेयर टू सेकेंड क्रेन, बट क्योंकि वर्क डन दोनों का सेम है तो फ्यूल कंजम्पशन इज सेम। ये वाला देख लो,
Calculate the horsepower of a man who can chew ice at the rate of 30 grams per minute. 30 grams ice chew कर सकता है हर मिनट में. Given 1 horsepower equals to 746 watt and J यानी calorific value equals to 4.2 joule per centimeter cube millimeter sorry joule per calorie. देखो मास ऑफ आइस च्यूड बाय मैन, कितना आइस च्यू कर रहा है 30 ग्राम. अच्छा अभी इसमें लेटेंट हीट आ जाएगा ना स्किप दिस वन, ये अभी नहीं होगा, ये तुम लोगों का लेटेंट हीट होने के बाद. फिलहाल के लिए स्किप दिस वन. ये वाला ट्राई कर लेना खुद से, इजी क्वेश्चन है. ट्राई दिस वन. देखो ए मैन साइकिल्स अप ए हिल हुज स्लोप इज 1/20 विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6.4 किलोमीटर. फिर से वही चीज़ 1/20. एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला था हमें जिसमें लिया था 1/10. जब 1/20 1/10 होगा वो किसका वैल्यू है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा इज 1/20 माने 1/20 विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6.4 किलोमीटर पर आवर अलोंग ए हिल. द वेट ऑफ द मैन एंड द साइकिल इज 98 kg. तो टोटल वेट हो गया 98 पीपल एंड द साइकिल. व्हाट इज़ द वर्क पर मिनट, हर मिनट का वर्क डन निकालना है. एंड व्हाट इज़ द हॉर्स पावर. वर्क डन पर मिनट इज़ नथिंग बट पावर. तो हमें बेसिकली पावर निकालना है यहाँ पे. तो डायग्राम देखो, डायग्राम तो हम जैसे पहले ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करेंगे. तो देयर इज दिस बॉडी, नीचे लगेगा mg, इधर होगा mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा. अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे. साइन थीटा 1/20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है. वेलोसिटी 6.4 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके. तो इट विल बिकम 16/9 मीटर पर सेकंड. मास है 98 kg. टाइम हमें पर मिनट यानी 1 मिनट का निकालने के लिए बोला है तो 60 सेकेंड्स. अब यहाँ पे जाओ. फोर्स का वैल्यू कितना होगा, दिस F विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा. तो F इक्वल्स टू mg साइन थीटा. अब पावर निकालना है. पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स क्या है mg साइन थीटा, वेलोसिटी क्या है v. तो बस फोर्स इंटू वेलोसिटी. साइन थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. वहाँ से आ गया पावर. पावर विल बी इन टर्म्स ऑफ वाट. अगर वाट को 746 से डिवाइड कर दोगे, इफ़ यू डिवाइड द वैल्यू ऑफ वाट बाय 746 इट बिकम्स HP यानी हॉर्स पावर. इसीलिए क्वेश्चन में गिवन था, इसमें नहीं आई थिंक. क्या हो, इसके साइड वाले क्वेश्चन में गिवन था. जस्ट अ मिनट. क्या हुआ, आ गया. तो यहाँ पे आ गया 746 से डिवाइड करना है. 746 यानी 1 वाट. मिनट मुझे यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट फॉर्मूला में मिला था 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट. तो ये ऐसे हो गया. देन आई हैव टू फाइंड द पावर. फिर वर्क डन पर मिनट, वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. पावर वहाँ से मिल गया, तो वाट वाला यूज़ कर लो. यूज़ द वाट वाला पावर, ये वाला. इसको इनटू पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स, यू गेट द वर्क डन. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. A railway carriage of mass 9000 kg is moving with the speed of this. तो 9000 kg का रेलवे कैरिज मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. कोलाइड्स विद स्टेशनरी कैरिज. जो दूसरा कैरिज यहाँ पे खड़ा है जो स्टेशनरी है, इसका वेलोसिटी कितना है 0. ऑफ सेम मास, ये भी 9000 kg का है. आफ्टर कोलिशन द कैरेजेस गेट कपल्ड एंड मूव टुगेदर. आफ्टर कोलिशन दे गेट कपल्ड यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. तो फिर 9000
plus 9000 and then they start moving together with same velocity. What is the common speed? तो मैं ये speed पूछा है क्वेश्चन में. अब ऑब्वियसली हमें पता है कॉलिशन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कैरेज प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड कैरेज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द फाइनल कैरेज. दोनों का मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वैल्यूज बिठाओ, यू विल गेट द वेलोसिटी. अब व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कॉलिशन? अब टाइप ऑफ कॉलिशन चेक करने के लिए वी नीड टू नो द काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, बिकॉज याद रखो मोमेंटम सारे कॉलिशंस में कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक. बाकी सब में काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड. तो हमें वो चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम है कि नहीं. इफ़ इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल देन इलास्टिक कोलिशन, इफ़ नॉट देन इनइलास्टिक कोलिशन. देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने निकाला है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर. सॉल्व करो, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी. आफ्टर कोलिशन हाफ m1m2v स्क्वायर, v हमें मिल चुका है. देखो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी इज़ डिफरेंट, यानी दिस इज़ इन इलास्टिक. अगर दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी सेम मिलता इट वुड बी इलास्टिक. तो ये हो गया इन इलास्टिक. यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऐसे खुद से ट्राई कर सकते हो, नॉट बिग डील. कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा के एक दो ट्राई कर सकते हो, जैसे 60, 61 यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. ठीक है, 61, 60 ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक फॉर्मूला. देन क्वेश्चन नंबर 70. A ball moving with a speed of 9 meters per second strikes an identical ball such that after collision, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original line of motion. Find the speed of the two balls after the collision. Is the kinetic energy conserved in the collision? Yes or no? दोनों बॉल है moving with the speed of this, strikes an identical ball such that after collision, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original line of motion. मतलब एक बॉल है यहाँ पे मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स आइडेंटिकल बॉल. तो मान लो यहाँ पे एक बॉल है, इसको जाकर स्ट्राइक किया. अब टेक्निकली ये ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन क्या है? दिस इज़ देयर ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, बट आफ्टर कोलिशन वो इस लाइन में नहीं जा रहे हैं. आफ्टर कोलिशन एक बॉल चला गया ऐसे, वन बॉल इज गोइंग लाइक दिस, another ball is going like this. कैसे पता चला? because they are both moving making 30 degree with the original line of motion. तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है. तो देख लो डायग्राम. तो ये हो गया डायग्राम. तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है जो क्लास में भी हुआ था, बट फिर से दिखा रहा हूँ. तो ये हो गया मेरा V1, then this is my V2. अब बस कंपोनेंट लेना है. V1 का कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक बार लेंगे तो ये बन जाएगा V1 cos 30 बिकॉज थीटा टचिंग. V1 का कंपोनेंट ऐसे लेंगे तो ये बनेगा V1 sin 30 बिकॉज थीटा नॉट टचिंग. सिमिलरली V2 का लेंगे तो V2 भी यहाँ पे आएगा, that will be V2 cos 30 because theta touching. यहाँ पे आएगा V2 sin 30 because theta not touching. यहाँ पे हमें मिल गया U1, यहाँ पे है U2 जो कि है 0. तो पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए करेंगे, तो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 cos 30 प्लस M2V2 cos 30, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है. तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, जस्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. पहला बॉडी इनिशियल फाइनल फाइनल. यहाँ से मिल गया हमें V1 प्लस V2 का इक्वेशन. अब करेंगे फॉर वर्टिकल. अब जब वर्टिकल में जाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन यानी ये वाला डायरेक्शन, क्या इस डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी है? नहीं. U1 एंड U2 आर ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वर्टिकल में वो लोग है ही नहीं. तो फिर ये दोनों बन गए 0, ये बन गया 0 इक्वल्स टू M1V1 sin 30 माइनस M2V2 sin 30. अब ध्यान रखना माइनस क्यों आ रहा है, चेक करो. क्या V1 sin 30 एंड V2 sin 30 आर इन सेम डायरेक्शन?
ये टोटली ऑपोजिट, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो अगर अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, तो ऊपर वाला होगा प्लस, नीचे वाला विल बी माइनस। तो ये आ गया माइनस। तो यहाँ से सॉल्व करो, यू विल गेट v1 इक्वल्स टू v2। बस फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करके हमें मिल गया v1 v2, बिकॉज वहाँ से हमें v1 प्लस v2 मिल गया, यहाँ पे मिल गया कि v1 और v2 इक्वल है। तो वहाँ से हम v1 प्लस v2 को ट्वाइस v1 लिख सकते हैं। अगर v1 इक्वल टू v2 यहाँ पे बिठा दो तो हम यहाँ पे v1 और v2 को रिप्लेस करके v2 को आई कैन राइट v1। तो v1 प्लस v1 इज ट्वाइस v1, ट्वाइस v1 इक्वल्स टू 6√3, यानी v1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर दो तो 3√3। ये आ गया v1 और v2 इक्वल है, तो v1 अगर 3√3 तो v2 ऑल्सो 3√3। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन हाफ m9² प्लस सेकेंड बॉडी का कुछ वेलोसिटी है नहीं, तो सेकेंड बॉल का काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0। वहाँ से हमें मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ m, बिकॉज ये मीटर नहीं है, दिस इज मास का m, बिकॉज सेकेंड बॉल का मास हमें नहीं पता। तो ये आ गया 40.5 m। अब आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी दिस प्लस दिस, बिकॉज दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो वहाँ से आ गया 27 m। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड तो इट इज़ इनइलास्टिक कोलिशन। बस इसमें से एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, ये रहेगा दिस क्वेश्चन, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस, चांस बहुत कम है आने का, बट अगर कुछ ट्राई करना है तो कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस ये आते हैं कभी कभी, ट्राई कर लो, अगर नहीं समझ में आता है तो आई कैन शो दैट। 73 एंड उसके बाद तुम्हें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको बस रीडिंग देना है, इनको एक बार रीडिंग दे देना और कुछ नहीं करना है, जस्ट रीडिंग, सीखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव योर रीडिंग। इस पेज को यहाँ पे बस कुछ ही क्वेश्चंस हैं, सब नहीं चाहिए। एक सेकंड, आई विल मार्क द क्वेश्चन। ना इस पेज को रीडिंग दे दो, दिस पेज इज इम्पोर्टेंट। दिस पेज में ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये है 20 and 26। एंड दिस वन 20, 22, 26, ये 3 रिवाइज दे देना। यहाँ पे क्वेश्चन 11 है, इस तरह का क्वेश्चन एक हो चुका है, तो ये प्रैक्टिस के लिए एक और दिया है, बस डन। तो दिस ये होगा तुम लोगों का वर्क पावर एनर्जी, यहाँ पे भी एक बार रीडिंग दे देना क्वेश्चंस, बस यहाँ तक। सो ये हो गया तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी। अगला मिलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।